तो वो एक शाही सी लड़की, उसने 2 गोल्ड मेडल कैसे निकाले? सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हमारी रैगिंग कभी नहीं हुई, बट हमारे सीनियर्स हमेशा थे हेल्प करने के लिए। इनिशियल 5 ईयर की जो जर्नी है, डे 1 पे आपका क्या एक्सपीरियंस था? इट वाज बहुत कंफर्टेबल था। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर नैना कुमार अग्रवाल, द फर्स्ट फीमेल ऑन्को सर्जन इन राजस्थान। हम बात करेंगे उनकी जर्नी की एज ए फीमेल डॉक्टर, सर्जरी के अंदर उनके स्ट्रगल्स की। तो किसी बच्चे का इंटर्न के अंदर नीट पीजी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो अपने आप को इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करे? हमारी नॉलेज हमसे कोई नहीं छीन सकता। आपको सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। हमें सीनियर कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, कुछ हैं ऐसे 3-4 क्राइटेरिया जिससे वो देख सकता है मैक्सिमम वर्किंग आवर कितना हुआ है। 10-11 आवर्स। आपको क्या लगता है कि इतना जो डिजीज बर्डन बढ़ चुका है कैंसर का, उसके पीछे कारण क्या है? मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर मैं 4 पार्ट्स में दूंगी। Hello and welcome to our next episode Unzipping DNA with Today, and I'm your host Dr. अरुण योगी। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं जिन्होंने MBBS किया SMS मेडिकल कॉलेज से, उसके तुरंत बाद MS जनरल सर्जरी किया SMS मेडिकल कॉलेज से, और उसके तुरंत बाद किया MCH ऑन्को सर्जरी, यानी कि तीनों डिग्री उन्होंने इसी सेम कॉलेज से करी हैं। और आज वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को सर्जरी SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर काम कर रही हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर नैना कुमार अग्रवाल, द फर्स्ट फीमेल ऑन्को सर्जन इन राजस्थान। हम बात करेंगे उनकी जर्नी की एज ए फीमेल डॉक्टर, सर्जरी के अंदर उनके स्ट्रगल्स की, और जो नीट पीजी के लिए बच्चों के अंदर एक बड़ा स्ट्रेस का माहौल होता है, हम उसको भी थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो गेस्ट हैं आज के डॉक्टर नैना कुमार अग्रवाल मैम, तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर नैना कुमार अग्रवाल मैम का। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम इस एपिसोड के अंदर हम आपके बचपन से बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूँ कि जो राजस्थान की फर्स्ट फीमेल ऑन्को सर्जन हैं, उनकी अपब्रिंगिंग, क्योंकि किसी भी चाइल्ड के अचीवमेंट्स या सक्सेस के अंदर उनके पेरेंट्स का, उसकी चाइल्डहुड की जो अपब्रिंगिंग्स हैं, उनका बहुत योगदान रहता है। तो आपके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बताओ, आपका अपब्रिंगिंग कैसा माहौल था फैमिली का, एंड देन आप गर्ल्स स्कूल में पढ़े या कोएड स्कूल में पढ़े, वो क्या जर्नी रही वेरी स्टार्टिंग से, आप मुझे बताएं। तो मैं जयपुर में ही, आई वॉज बॉर्न इन जयपुर। मेरी स्कूलिंग यहीं से जयपुर से हुई। 6th स्टैंडर्ड तक मैं गर्ल्स स्कूल में थी। देन आई शिफ्टेड टू, पहले मैं MGD में थी, देन आई शिफ्टेड टू कोएड जयश्री पेरेवाल हाई स्कूल। दोनों ही स्कूल में मैंने बहुत कुछ सीखा, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जिससे मुझे डिफाइन किया, वो मेरी फैमिली थी, मेरे पेरेंट्स। मुझे हमेशा मैं उनके लिए बच्चा थी, लड़की या लड़का नहीं थी, मैं उनके लिए बच्चा थी उनका, कि देयर वाज नो डिफरेंशिएशन मेरे भाई के बीच में और मुझ में। सब कुछ हम दोनों के लिए इक्वल था, और उसको भी ये सिखाया गया कि तुम दोनों हमेशा इक्वल हो। हर काम जो मुझे आता है वो उसको आता है, मुझसे बेहतर ही वो खाना बनाता है। जितना मुझे कार ड्राइव करना या टायर चेंज करना आता है, उतना ही अच्छा खाना उसको बनाना आता है। तो मैं हर चीज़ सिखाई गई बचपन से। सेकेंडली, पढ़ाई का जो एक एटमॉस्फेयर था वो शुरू से ही था, कि शुरू से ही ऐसा था कि जो भी काम करना है, स्कूल में पढ़ाया उसे समझ के करना है, 1 घंटे में करके फिनिश करके फिर खेलने जाना है बाहर। करते सब कुछ थे, खूब खेलते थे, मस्ती करते थे, कभी ट्यूशन नहीं गए 12 साल में, सिवाय उसके कि हम 11th-12th में जो कोचिंग की मेडिकल के लिए, उसके अलावा मैंने कभी ट्यूशन नहीं लिया। हम दोनों ने कभी ट्यूशन नहीं लिया। हमें 1 घंटा मम्मा ने खुद बैठ के पढ़ाया, कि वो हमेशा हमारे लिए है कि पढ़ाई है, ये क्लास में पढ़ाया गया है, इसको समझो और फिर जाके टेस्ट दो। पढ़ाई करते थे, 1 घंटे में ख़त्म कर देते थे, और फिर बाहर जाके खेलते थे। तो एक हर चीज़ की बचपन में, और पूरी स्कूल लाइफ में भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया।
अभी जो चीज आप मुझे बता रहे हो ना मैम, वो मुझे बड़ी आइडियलिस्टिक लगती है, क्योंकि मैं भी जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, या आपके जो हुआ है कि फैमिली में जेंडर इक्वलिटी थी, मेरी फैमिली में नहीं थी, एकदम मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, और मैक्सिमम फैमिलीज में नहीं है। दूसरा, आपने बोला कि आपके पेरेंट्स आपको खेलने देते थे, जैसे मेरे पापा मुझे मारते थे, हमें खेलने नहीं देते थे, मतलब मैं तो लड़का था। और आपको जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो मैं ये आइडिया लगा सकता हूँ, मुझे एग्जैक्टली नाम भी नहीं पता है आपके पेरेंट्स का, बट वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, क्योंकि विदाउट एजुकेशन इंडियन सोसाइटी में, और मैं भी जयपुर से ही हूँ, तो मैं राजस्थान और जयपुर का कल्चर समझता हूँ। तो एक बार बताएंगे कि ये जो अपब्रिंगिंग मिली, मुझे लगता है कि शायद ऐसी अपब्रिंगिंग, ऐसी फैमिली किसी को मिले, एंड आप बहुत ब्लेस्ड हैं मैम। ऐसा यदि किसी को मिले तो कोई भी बच्चा शायद अपने सपने पूरे कर सकता है। तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्योंकि दिस इज नॉट एवरेज और रियलिस्टिक। जो आपने बोला वो लोगों को ये भी लग सकता है पॉडकास्ट में कि नहीं यार, ये तो ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि मुझे ही नहीं लग रहा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो मदर और फादर हैं, वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, उनकी क्या एजुकेशन है, और पेरेंट्स की एजुकेशन का बच्चों की अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग, और जो उनका चाइल्डहुड होता है ना, उस पर क्या फर्क पड़ता है। आपका जो पूरा शेप होता है, आपकी पर्सनालिटी आपकी फैमिली से, आपके चाइल्डहुड से ही होता है। एंड चाइल्डहुड जो है वो सब कुछ हमारे लिए हमारे पेरेंट्स और हमारे सिबलिंग्स, जो भी हमारे भाई बहन हैं। तो मेरे पापा जो हैं, पापा इंजीनियर एमबीए हैं, उन्होंने बाहर यूएस से पढ़ाई की, तो स्टडीड इन यूएस। उसके बाद उनका यहाँ बिजनेस था, तो उनके हमेशा ही वॉज वेरी ओपन इन थिंकिंग। एंड मम्मा एडवोकेट हाई कोर्ट। एंड आपने छुपाया। अब आप बताओ, मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ हैं, अब वो, उनको पता ही नहीं है बेचारी, उनको, वो तो खुद कभी अपने हक के लिए नहीं लड़ी। कि हर महिला एक चीज़ चाहती है। मम्मा ने वो एडवोकेट हाई कोर्ट थी, बट उन्होंने जॉब को छोड़ा हमारे लिए। मतलब हमें इतना प्यार मिला ही, वो हमारे लिए थी जब हमें उनकी ज़रूरत थी, हमेशा घर पे। अब मैं एक वो करियर ओरिएंटेड, मैं वर्किंग वुमन हूँ, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखूँगी या वो ऐसा है। इट्स ऑल इन द थिंकिंग कि आजकल जो लड़कियां हैं, दे हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं, ना सिर्फ बाहर का और घर का। तो मेरे पेरेंट्स ने, और ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से आता है। मेरे नाना जी जो आईएएस ऑफिसर थे, एंड तो उन्होंने हमेशा ये नाना नानी ने ये बताया कि उन्होंने, कल्चर ही ये था कि हमारे लिए हमेशा इक्वल हैं सब बच्चे। तो जब मेरे भाई को भी सिखाया गया, जब घर में इक्वालिटी होती है कि भाई को पता है कि उसकी बहन भी उसके बराबर है, तो मुझे कभी भी घर में ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ये नहीं कर सकती, या मैं इस काम को कम अच्छा कर सकती हूँ, या मुझे ये काम नहीं करना कि मेरा भाई करेगा। दोनों चीज़ हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं लड़कियों के नहीं कर सकती, बट हर चीज़ मुझे करनी, मुझे अपने पेरेंट्स का उतना ही ध्यान रखना है जितना मेरा भाई रखता है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी अपने भाई के ऊपर छोड़ दूंगी कि वो लड़का है तो वो ध्यान रखेगा, ऐसा नहीं है। इट्स बोथ वेज। ग्रेट, मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि मैं तो बोल सकता हूँ आपको कि आप एक प्रिविलेज्ड फैमिली से हैं, और आपको प्रिविलेज मिला है, क्योंकि आपकी नानी जी आईएएस ऑफिसर थी, नाना जी आईएएस ऑफिसर थे, मदर हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, और फादर भी वेल एजुकेटेड यूएस रिटर्न है। तो आपसे शायद बेहतर कोई नहीं होगा इस चीज को बताने के लिए, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट जहाँ पे भी कोई लड़की देख रही होगी 10वीं 12वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, या मेरे फैमिली रिलेटिव्स में, आसपास में गांव में, जितने भी जगह मैं गया हूँ फैमिलीज में, जेंडर को लेके ना एक डिस्क्रिमिनेशन रहता है हमेशा। और अभी कुछ हैं मेरे रिलेटिव्स, दोस्त और फैमिली के अंदर, तो उनको एक लड़की हो गई, दूसरी लड़की हो गई, वो जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, वो मेरी एज के हैं, दे नो एवरीथिंग कि भाई ये जेंडर एक बहुत ही बायस्ड थिंग है। लेकिन जो उनके पेरेंट्स है, लाइक अभी मान लो मुझे लड़की हो जाए, तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, नहीं लड़का तो होना ही चाहिए, लड़की तो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, हमारा खानदान कैसे चलेगा, लड़कियां पराया धन होती हैं। ये जो मेंटेलिटी है स्पेशली गाँव में, तो इस मेंटेलिटी से जैसे आप निकले, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स थे और ग्रैंड पेरेंट्स थे वो एजुकेटेड थे। ठीक है, मैं इस बात पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरी दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं एमबीबीएस में, है ना। तो
एक वो है वो मेरी फर्स्ट ईयर से एमबीबीएस में बेस्ट फ्रेंड्स थी दोनों। एक जो थी वो ब्यावर से हैं, बहुत ही छोटा गांव, जो फर्स्ट ईयर में बहुत ही शांत और मतलब बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लड़की थी। उसने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने पीजी किया गायनी में, और बहुत ही सुलझी हुई और वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। और उनके बहुत ही मतलब उनके फादर काफ़ी बिल्कुल, उनका एक गाँव था जहाँ पे वो इतने इकोनॉमिकली वो नहीं थे सफिशिएंट। वो हर जो हमारी जून जुलाई का महीना होता है, जब हमारे वो फसल काटने का जो सीज़न होता है, वो घर जाती थी अपने फादर की हेल्प करने के लिए, फसल काटने के लिए 2 महीने। हर महीने 5 साल, मैंने 5 साल हमेशा इंटर्नशिप में हमेशा। उसके बाद उसने पीजी किया, उसके बाद वो कंसल्टेंट बन गया। आज वो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी है केरला के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में। अब मैं उसको कोई पेशेंट जब मेरा ब्यावर से आता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि यार तेरे गाँव से एक पेशेंट आया है। उसने कहा कि मैंने कहा कि वो तू उसको जानती है क्या? उसने कहा कि हाँ यार जानती हूँ, पर तू उसको मेरा नाम लेना, वो मुझे ज़रूर जानता होगा। मेरे मन में इतनी मतलब इतनी प्राउड फीलिंग हुई ना कि मैं हर किसी को एग्जांपल देती हूँ कि लड़कियाँ किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या बैकग्राउंड से आएँ, अगर उनमें वो मेहनत और चाह है। और ऐसी दूसरी है जो आज मेडिसिन में कंसल्टेंट है जयपुर में ही, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। वो भी बिल्कुल शी वाज फ्रॉम अ वेरी लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। हमने साथ में पीजी किया यहाँ से, और अब वो शी इज़ अ कंसल्टेंट। अब वो अपने पेरेंट्स का इतना ध्यान रखती है, शायद उसका भाई भी ना रख पाए। ग्रेट। तो लड़कियां चाहें तो हर चीज़ कर सकती है, बस हमें कोई विश्वास करे, हमारे पेरेंट्स हमें विश्वास करें, बस हमें यही चाहिए। So these are the foundation and roots of your life, your parents and grandparents. Now come to the next point, that your schooling. आपने बताया कि 6th क्लास तक आप गर्ल्स स्कूल में पढ़े, तो गर्ल्स स्कूल में और कोएड में जैसे एक जेंडर के बेसिस पे हमने स्कूल्स भी बना रखी है, ये पहले का ही कल्चर है। तो इसमें आपको क्यों आप 6th के बाद कोएड में गए, और दूसरी चीज स्कूल के अंदर आप कैसे थे उस टाइम? जैसे अभी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आप कंसल्टेंट हैं, फर्स्ट फीमेल ऑन्को सर्जन हैं, बट उस टाइम पे जब आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ा बढ़ने लगी थी, आप 6th 7th क्लास में हैं, आप दुनिया को थोड़ा समझने लगे हैं, उस टाइम आप कैसे थे स्कूल में? स्कूल में जब मैं 6 तक मैं बहुत ही शाय, मैं बहुत ही चुपचाप 2 चोटियाँ बना के अपना कोने में बैठ के पढ़ने वाली एक लड़की थी। एक्चुअली पूरी स्कूल लाइफ में मैं बहुत ही शांत, एंड आई वाज़ ऑलवेज़ मेरी बुक्स ही मेरा बेस्ट फ्रेंड थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये एक अच्छी बात है। बट 6 तक मैं शाय थी। कोएड स्कूल में मुझे शिफ्ट किया गया ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट भी हो सके। जब मैं 6th में आई तब मुझे डिबेट्स, जो हमारे स्पीकिंग स्किल्स हैं या डांसिंग या और कोई हॉबीज़, इतना नहीं सिखाया गया था तब तक। पर जब मैं कोएड स्कूल में से आई तो मैंने नीचे से स्टार्ट किया कि कैसे करा जाता है, बोला कैसे जाता है स्टेज पे खड़े होके। तो वो बहुत ज़रूरी है। आजकल डॉक्टर्स सिर्फ हम डॉक्टर्स तो हैं, बट हम पेशेंट को बता सकें, हम उनसे रेसिप्रोकेट कर सकें जो हम बताना चाहते हैं, इसके लिए हमारे स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। तो एक जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, वो मैं स्कूल को काफ़ी क्रेडिट देना चाहूँगी। द स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे टीचर्स थे फॉर माई ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो आपकी स्कूलिंग जर्नी में आपने काफी कुछ सीखा, और जो शाइनेस थी वहां से थोड़ा थोड़ा आप ऊपर उठने लगे। अब आपकी उसके बाद की जो जर्नी है लास्ट 15 ईयर, वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू एसएमएस मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच एंड नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर। इट्स फास्ट फॉरवर्ड थिंग। तो हम इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम एमबीबीएस की बात करेंगे कि जब आप एमबीबीएस में आए, आप डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं एमबीबीएस में। आप एमबीबीएस के दौरान कल्चरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। आप यहाँ के जो भी एनुअल फंक्शन वगैरह होते थे उनमें काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे। क्योंकि मैं सबसे पहले एसएमएस के अंदर इन्वॉल्व हुआ 2013 में। मतलब मेरे यहाँ पे दोस्त थे और मुझे पीजी की कोचिंग करनी थी, तो मैं गुजरात से यहाँ आ गया और मैं 6 महीने यहीं रहता था एसके मेनन हॉस्टल में। तो उस टाइम आपके बैच में और भी जो लोग थे उनके साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती हुई। तो आपने स्कूल में तो बहुत कुछ सीखा, बट 5 ईयर की जो इनिशियल 5 ईयर की जो जर्नी है उसमें आपने क्या सीखा, और डे 1 पे आपका क्या एक्सपीरियंस था? क्या आपकी भी रैगिंग हुई? क्या रैगिंग होनी चाहिए? मतलब
क्यों, मतलब मैं कई जगह देख रहा हूँ अभी, जैसे जब से रैगिंग, जैसे मेरी तो रैगिंग हुई है, मैंने सीनियर्स के खूब नोट्स में जेरोक्स करा के लाता था, उनके कपड़े लॉन्ड्री करा के लाता था, सुबह नाश्ता देता था, एग्जाम टाइम में उनके नोट्स देता था। हमने बहुत सारी चीजें करी, तो आपके साथ भी हुआ है क्या सर? एसएमएस में मेरे साथ बिल्कुल रैगिंग नहीं हुई। एमबीबीएस में हमारी बहुत ही स्ट्रिक्ट एंटी रैगिंग पॉलिसी थी, एंड एमबीबीएस में मेरी कोई रैगिंग नहीं हुई, एंड इट वाज बहुत कंफर्टेबल था। फर्स्ट, आई वाज फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, जैसे कि अपन ने बात की, बट जब हम एमबीए बेस में आते हैं हम सब बच्चे एक लेवल के होते हैं। हम सब वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। मेरा कोई डॉक्टर बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, या फिर जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो टीचर्स सबको जानते हैं जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स होते हैं। अब बिल्कुल, मेरे तो कोई कुछ भी नहीं था, कोई मुझे नहीं जानता था, मुझे कभी लगा भी नहीं था कि मैं आगे क्या करूंगी लाइफ में। मैं बहुत ही एक सिंपल सा बच्चा थी कि हाँ ठीक है, जो सेकंड डेस्क पे बैठ के, जो पढ़ाकू वाला बच्चा सेकंड डेस्क पे बैठ के पढ़ता है बट अपना सीरियसली पढ़ता है। तो बट उसके साथ साथ में धीरे धीरे जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बाकी सब चीज़ें भी करनी शुरू की कि सारे कल्चरल इवेंट्स, कल्सेक बनना, सब कुछ करना, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एमबीबीएस। तो वो एक शाही सी लड़की जो एमबीबीएस के डेस्क पे बैठ के पढ़ती रहती थी, उसने 2 गोल्ड मेडल कैसे निकाले? यहाँ तो एक ही गोल्ड मेडल नहीं मिलता। तो अभी जो बच्चे देख रहे होंगे ना, क्योंकि एसएमएस में बहुत लोग जानते हैं आपको, तो बोलेंगे कि मैम तो बड़ी इजी बोल रही है, मैं पढ़ती रहती थी, 2 गोल्ड मेडल कैसे आ गए, वो बताओ। सिर्फ पढ़ाई से सिर्फ पढ़ाई से। अगर आप एक तो सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी रैगिंग कभी नहीं हुई, बट हमारे सीनियर्स हमेशा थे हेल्प करने के लिए। हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमारी हमेशा बहुत हेल्प की कि ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है, क्योंकि एमबीबीएस का सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट, इतना सारा पढ़ना है। तो अगर आपको एक गाइड मिल जाता है, इफ यू हैव योर सीनियर्स देयर टू गाइड यू, आपकी बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। मैं हमेशा जब भी जूनियर्स मुझे फ़ोन करते हैं, या फिर स्पेशली पीजी में, बॉस इज ऑलवेज राइट, अगर कोई डाउट हो तो लुक एट रूल नंबर 1, बस। मतलब आप सीनियर्स, आप जितनी रिस्पेक्ट दोगे उतना आपको हमेशा ज्ञान मिलेगा, ना सिर्फ पढ़ाई का, लाइफ का ज्ञान। हमें तो बहुत चीज़ें सिखाई हमारे सीनियर्स ने, एंड पढ़ाई के बारे में भी, हाँ ये पढ़ लेना, ये कैसे कर लेना, क्योंकि वो चीज़ के थ्रू जा चुके हैं। ना सिर्फ सीनियर्स ने, टीचर्स ने जो बहुत अच्छा एकेडमिक वो था कि हर चीज़ बताई क्या की। तो पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ करके हम, अगर इफ यू आर ट्रू टू योर सब्जेक्ट, यू कैन गेट दैट थिंग व्हाट एवर यू वांट। 5 साल की आपकी एमबीबीएस हो गई, 2 गोल्ड मेडल आपने कब्जा लिए हैं। अब इंटर्नशिप का जो माहौल आता है ना, उसमें थोड़ा हॉस्पिटल में क्लिनिकल का भी काम होता है, और हमारे ब्रेन में एक चीज रहती है कि मुझे नीट पीजी भी क्वालिफाई करना है। अब आप तो क्या है कि 1 गो में हर बॉल पे सिक्सर, 12th के साथ एमबीबीएस, इंटर्न के साथ एमएस, एमएस के साथ एमसीएच। तो अब हर कोई इतना लकी नहीं होता, लकी इन द सेंस हार्डवर्क तो जो डॉक्टर है वो कर ही रहा है, देखो, बट सबके सरकमस्टांसेस, चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग, बैकग्राउंड, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो जो इंटर्नशिप के अंदर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको बड़ा स्ट्रेस होता है, और जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो लोग ना थोड़ा और सैड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं फिर वही लोग जो आपने बोला ना सीनियर जूनियर, तो वो फोन करते हैं सीनियर्स को, आपको भी आते होंगे। तो किसी बच्चे का इंटर्न के अंदर नीट पीजी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो अपने आप को, इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करे, या किसी को लग रहा है कि 2 साल 3 साल हो गए हैं अभी भी नहीं हो रहा है, तो वो लोग ना होपलेस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस और हाउ टू कीप मूविंग इन योर लाइफ, डोंट स्टॉप, डोंट स्टक एट वन प्लेस, उनके लिए जो इंटर्न वाले हैं, उनके लिए, नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअली अगर मैं अब देखूँ, जब सब कुछ खत्म होने के बाद मैं देखूँ कि कोई भी मेरे जो दोस्त है जिनका 1 साल बाद सिलेक्शन हुआ या 2 साल बाद सिलेक्शन हुआ, वो भी प्रैक्टिसिंग आज यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मैं भी कैंसर सर्जन हूँ, हम सब एक लेवल पे हैं। तो जो भी हमें उस टाइम लगता है, ना सिर्फ इंटर्नशिप में, जब हम 11th-12th में होते हैं, हमारा 12th में सिलेक्शन नहीं होता, या हम ड्रॉप लेते हैं, या 2 साल ड्रॉप लेते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ा कभी एमबीबीएस में? एमबीबीएस तो हम सब ने किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वैसे ही अगर इंटर्नशिप में अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर हमेशा रहेंगे, हमारी नॉलेज हमसे कोई नहीं छीन सकता।
Yes. आपको सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, सही तरीके से बढ़ाना है। फर्स्ट थिंग इज टू, आप जब भी आपको लगता है कि आपने इस एग्जाम में कुछ नहीं हो पाया या मेरे कुछ कमी रह गई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टॉक टू योर सीनियर्स। आप 4 लोगों से बात करो, 8 लोगों से बात करो, उनमें से आपको 2 चीजें ऐसे लगेंगी हाँ जो मैं अपनी पढ़ाई में स्ट्रैटेजी में चेंज कर सकता हूँ। बी रेडी फॉर चेंज। अगर हम सोच लें कि भाई मैं ही सुप्रीम हूँ, मेरा मेथड ही सुप्रीम है, मैं इसको बदलूंगा नहीं, मैं यही करूंगा, तो फिर इट्स रॉन्ग। अगर आप भी, हम पानी की तरह हैं, अगर हम बहाव अपना चेंज करके थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो हम और भी ऊंचाई पे जा सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप कभी भी डोंट लूज हो। आपको नहीं हुआ, कुछ भी खत्म नहीं होगा। आप आराम से अपना जॉब, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, बस रिमेन ट्रू टू योर सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, आप हमेशा उसको शिद्दत से करें। पढ़ाई अपनी जो है, जब भी चाहे आप 1 घंटा भी पढ़ें, उसको दिल से पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ें। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप 1 साल बाद सिलेक्शन हो, 2 साल बाद सिलेक्शन हो। पीजी हमारे बैच में 150 के 150 बच्चों ने किया है, चाहे 1 साल बाद किया, 2 Yes. साल बाद किया। आज हम सब एक लेवल पे हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। तो एस्पिरेशन और एम्बिशंस के साथ साथ पेशेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स लक एंड टाइम डजंट सपोर्ट यू, सो जस्ट कीप काम एंड कीप वर्किंग। आप ये बोलना चाह रहे हैं? कीप काम एंड कंसोलिडेटेड। यस, मोर प्रिसाइजली। अब सिलेक्शन हो गया तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बट मैं आपसे पर्टिकुलरली बात करूंगा सर्जरी की, क्योंकि आपने 3 साल एमएस किया, 3 साल एमसीएच किया, और एमसीएच के बाद आपको कितना प्रैक्टिस का टाइम हो गया? 2 इयर्स होने वाले हैं। मतलब 8 इयर्स आपका सर्जरी में इन हैंड एक्सपीरियंस है, राइट? तो जब अब सर्जरी का क्या है, लर्निंग करो बड़ा, बहुत बड़ा है। मतलब जैसे 7-8 साल हैं तो 7-8 साल लगते ही हैं। मतलब 6 to 7 ईयर्स एक बेस लाइन मानते हैं कि 7 ईयर्स से पहले आप अपने आप को क्या ही सर्जन बोलोगे, क्योंकि आपको एवरी सिंगल डे आप धीरे धीरे सीखते हो। अब मैंने जितने भी डिपार्टमेंट्स में जो रेजिडेंट हैं, उनमें से सर्जरी का जो रेजिडेंट है ना, वो बेचारा इतना परेशान रहता है। कई बार वो नहाता नहीं है, कभी खाता नहीं है, उसका कभी टाइम पे ड्रेसिंग नहीं हो रहा है, कभी राउंड पे वो गालियां खा रहा है। तो जो शुरू के 6 महीने होते हैं ना, वो 6 महीने के अंदर वो एक रेजिडेंट किस तरीके से अपने आप को मैनेज करे कि उसका पर्सनल लाइफ भी थोड़ा ठीक रहे, उसका मेंटल हेल्थ ठीक रहे, और मतलब वो विलेन भी ना बने कंसल्टेंट की नजर में। तो वो आपने कैसे मैनेज किया? स्पेशली इन सर्जरी द फर्स्ट 6 मंथ इज वेरी क्रूशियल, एंड लोग बर्न आउट हो जाते हैं। वो जो एक भूत होता है ना सर्जन बनने का, शायद वो उतर जाता है 6 महीने में। तो उस पॉइंट पे आके आपने कैसे मैनेज किया? और जो अभी एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, उन लोगों को क्या मैसेज है आपका? हाउ टू हैंडल दिस रेजिडेंसी फर्स्ट 6 मंथ? जैसे मैंने आपको बताया, एमबीबीएस में तो कोई रैगिंग नहीं हुई थी, बट जो पीजी में फर्स्ट ईयर में रैगिंग होती है वैसा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। तो वो जो फर्स्ट ईयर है, वो उसने मेरी लाइफ इधर से उधर बदल के रख दी। जो वहाँ पे हम सब जो थे, उनके लिए एक कमरा था। मतलब उस टाइम जो था हमारे पास रेजिडेंट रूम्स, उसके बाद बहुत अच्छे बन गए। उस टाइम पे हमारा छोटा सा था जहाँ पे सिर्फ एक पंखा था। सुबह से स्टार्ट होती है 7 बजे से ओपीडी, दोपहर में ख़त्म होती है। फिर इमरजेंसी ओटी स्टार्ट हो जाती है जो रात भर रहती है। तो मुझे लगा कि बस अब ख़त्म हो गई, अब 1 बजे तो चलो आज जल्दी केस ख़त्म हो गए, मेरा पहले दिन था, और चलो अब जाके सो जाते हैं। फिर तब बॉस ने बोला कि अभी तो जाके राउंड लेना है वार्ड में, जो 20 पेशेंट नए एडमिट हुए थे। तो रात को 1 बजे फिर जाके राउंड लेते हैं। उसके बाद कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है रात को, तो उसको वो उठ के देखेंगे। तो अगर जो 4 से 6 सोने का टाइम मिलता है, फिर सुबह 6 बजे उठ के आपको सारी पर्चियाँ बनानी होती है जो अगले दिन की। तो और फिर हमें अगर कहीं बेड नहीं भी मिलता है ना, तो हम इतना वो हो जाते हैं कि हम कहीं भी सो सकते हैं। अगर हमें ओटी के साइड में भी कोई जो साइड वाली जगह होती है ना, 2 महीने बाद तो हो जाता है यहीं पे ना एक चद्दर वद्दर मोड़ के वहीं सो जाते हैं। तो वो फर्स्ट ईयर हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है। मतलब उसने, उस साल ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मैं पट्टी पे भी सो सकती थी, चाहे 2 घंटे भी सो के अगले दिन काम कर सकती हूँ। कि जो कुछ मिला उसको खा के, जो नहीं खाया नहीं खाया, डिनर नहीं किया, लंच नहीं किया करके, तो वो 1 साल हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि आगे के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आगे हमें सब चीज़ें आसान होती जाती हैं, हमारे जूनियर्स आ जाते हैं, सब जो है काम जो है वो डिवाइड हो जाता है। बट वो 1 साल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पतेगा कि कैसे होना होता है, बेस लाइन कैसे होना होता है काम। यस, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं एक
सिंगल लाइन में प्रिसाइजली बोल सकता हूँ, रेजिडेंसी इन सर्जरी मेक्स यू स्ट्रोंगर इन कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट। नो, जैसे ऐसा मैं बताऊं, हम बायोकेमिस्ट्री में ना हमारे बहुत चिल हैं। मतलब मुझे 150-200 सैंपल देखने हैं, टोटल 2,500-3,000 सैंपल हम डेली रन करते हैं। तो मैं गया दोपहर में 12 बजे, मैंने 150 सैंपल रन किए, मैंने रिपोर्टिंग करी, मेरा काम 3 घंटे में हो गया। 3 घंटे के बाद मैंने जितने भी रिजल्ट्स थे वो सारे ऑनलाइन किए, सैंपल्स वगैरह चेक किए। इन 4 आवर्स आई एम फ्री। और इसलिए मैं इतना मतलब रिलैक्स रहता हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर भी पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट का ना अपना एक एडवांटेज है। जैसे सर्जरी के अंदर आपने बताया कि वो जो एकदम हार्डकोर मिलिट्री वाली जो ट्रेनिंग होती है, उसकी वजह से ना फिर आपका जो मेंटल टफनेस है वो भी बढ़ जाता है। बहुत बढ़ जाता है। मेंटल टफनेस बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके वर्किंग एटमॉस्फेयर पे, एंड वो मेनली डिपेंड करता है आपके सीनियर्स पे। तो पीजी में मेरे कुछ सीनियर्स बहुत टॉक्सिक थे, तो उसकी वजह से मेंटली बहुत चैलेंजिंग हो गया था। तो जब मैंने एमसीएच ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि अब तो वापस वही होगा, बट एमसीएच में मेरे सीनियर्स इतने अच्छे थे जो मुझे लगा ही नहीं कि ऐसे सीनियर्स भी हो सकते हैं। तो एमसीएच में मुझे पता चला एक अच्छा सीनियर जब होता है तो आपको क्या कुछ सिखा जाता है। और जैसे सर्जरी में, और जो अच्छी बात ये होती है आजकल बहुत स्टूडेंट्स या जूनियर्स मुझे फ़ोन करते हैं, ना सिर्फ सर्जरी ब्रांच के, बहुत ब्रांचेस के, कि जो काफ़ी एक सीनियर जूनियर का रिलेशन जो होता है पीजी में बहुत टॉक्सिक होने लग गया है आजकल। जैसे पर ये हम रियलाइज़ क्यों नहीं करते कि हम सिर्फ 1 साल के लिए सीनियर हैं। हम एक बार पास आउट हो गए तो तुम भी सर्जन हो, मैं भी सर्जन हूँ, बट अगर आपने जो मुझे फील कराया एज अ जूनियर या जिसको भी आपने वो किया ऐसे, तो वो इट विल ऑलवेज रिमेन लाइफ लॉन्ग इन हिज और हार्ट। अगर आप किसी के साथ भी, अगर आप किसी को मेंटली परेशान कर रहे हो तो वो हमेशा उसके आपके आपके पास लौट के ज़रूर आएगा किसी ना किसी फॉर्म में। Yes. वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को परेशान कर रहे हो तो वो लौट के आपके पास नहीं आएगा, ये बात। और दूसरी बात, हम सब एक लेवल पे आ जाएंगे 2 साल के बाद, तो हम ये याद नहीं रखेंगे कि वो था। अगर हमें सिर्फ याद रहेंगे अच्छे सीनियर्स। सर्जरी में मेरे सबसे अच्छे सीनियर थे इकराज बॉस, तो उनसे ज़्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ इंसान नहीं देखा मैंने। ही वॉज सो काम। एंड सर्जरी में सिर्फ ये मैटर नहीं करता आप कैसे सर्जन हो, आपकी अंदर जो कामनेस है वो बहुत मैटर करता है कि आप आगे लाइफ में, आपकी लाइफ कैसी रहती है, आपकी खुद की हेल्थ वाइज। आज वो इतने फेमस सर्जन है राजस्थान के, एंड ही इज़ डूइंग सो वेल। क्योंकि और जिससे भी मैं उनके पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं कि हम डॉक्टर इकराज को दिखा के आए हैं, तो वो कितनी खुशी से बताते हैं कि वो इतने अच्छे डॉक्टर साहब हैं, इतनी शांति से हमें देखते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी हमें पता है, हम सब जूनियर्स को पता है कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी। और हमें सिर्फ, अगर हम आपको बोलें कि पिछले 5 साल में आप बता दो कि सबसे सुंदर लोग आपने कौन से देखे 5 साल में, आप शायद आपको 5 मिनट लग जाएं सोचने में। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 5 लोग बता दो जिन्होंने आपकी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट लाए या फिर आपकी लाइफ को वो एक अच्छा मोड़ देके चले गए, तो आप आराम से बता दोगे। 5 क्या, आप 10 बता देंगे। आपने बहुत अच्छी चीज बोली, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और दूसरी चीज जो आपने बोली वो ये है कि हम एक वक्त के बाद ना शब्दों को भूल जाते हैं। शायद 1 साल बाद आप ये भी भूल जाओगे कि हमारी एग्जैक्ट इस पॉडकास्ट में क्या बात हुई थी, बट पर्सन को ये हमेशा याद रहता है कि उसको फील कैसा हुआ था। एग्जैक्टली ये बात है। तो अभी जैसा आप बता रहे हो ना, सीनियर जूनियर का रिलेशन वो बहुत टॉक्सिक हो गया है। और मतलब एक एमबीबीएस स्टूडेंट या एक रेजिडेंट जो आया है, क्योंकि एमबीबीएस और रेजिडेंसी का जो फेज होता है वो 17 से 25 वाला होता है, उसमें एक इमोशनल मैच्योरिटी इतनी नहीं होती है। मेरे साथ भी हुआ है। तो हम कैसे पहचानें कि ये टॉक्सिक सीनियर है और ये सही सीनियर है? बिकॉज आपने सही बात बोली कि इम्पैक्ट तो आपकी लाइफ में आएगा। अच्छा है सीनियर तो अच्छा इम्पैक्ट देके जाएगा, जो गलत है वो आपको डाउनग्रेड करके जाएगा। मेरी लाइफ के अंदर जब हम लोग फाइनल ईयर इंटर्न में आ रहे थे तो हमें ना बड़ा गलत तरीके से मोटिवेट किया गया कि देख ये बॉस हैं, वो दारू पीते हैं, कितने कूल हैं। तो हम भी उनके साथ वो चीज़ करने लगे। उनका क्या, अरे पढ़ लिख के क्या करोगे, एग्जाम टाइम में लास्ट में पढ़ लेना, 2 महीने पास हो जाओगे। तो ऐसे कुछ ना वो होते थे, एक ग्रुप्स होता है जो उन लोगों को प्रमोट करता है कॉलेज में कि ये सबसे कूल हैं, ये पार्टी करते हैं, ये पढ़ाई नहीं करते हैं, और ये मतलब
रात को दारू पी के गाड़ियां दौड़ाते हैं, तो ये सबसे कूल है। और जो पढ़ने वाला होता है कि अरे ये तो कुछ नहीं है, किताबी कीड़ा है। तो मुझे ना जब इंटर्न के बाद जब मैं निकला, जब मैं एम्स जोधपुर में मेरी फर्स्ट जॉब थी, तब मुझे समझ आने लगा कि नहीं यार, ये आपकी लाइफ का मेकिंग और ब्रेकिंग पॉइंट होता है कि आपने किस सीनियर को अपना आइडियल मान लिया, किस सीनियर से आप सलाह लेने लग गए, या किस सीनियर से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होने लग गया। कैसे पहचाने? इमोशनली मैच्योर हम है नहीं। अब 17 साल तक स्कूल में पढ़ा बच्चा अब एमबीबीएस में आ गया, उसको दुनियादारी भी नहीं पता कि ब्रेन वॉश क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है। और उसका जो उससे 4-5 साल लोग बड़े हैं, उनको पता है कि एग्जैक्टली जिस एज में ये 18-20 साल की एज में है, हार्मोनली इम्बैलेंस है, ये इमोशनली इमेच्योर है, फाइनेंशियली इसको घर वाले इतना ही पैसा देते हैं, तो वो यूज करते हैं सारी चीजें। वो आपको फ्री में पार्टी करवाएंगे, फाइनेंस देंगे आपको थोड़ा, वो आपके इमोशंस को, अरे यार तू सीनियरों की बात नहीं मानेगा क्या, वो जो आपने बोला ना बॉस इज ऑलवेज राइट, तो उसका फायदा ना टॉक्सिक सीनियर भी उठाते हैं। और तीसरी चीज, जब वो लोग इमोशनल मैच्योर नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनको वो गलत डायरेक्शन में लीड करते हैं, उससे वो उनको यूज करते हैं। अरे एक काम करना जूनियर, तू जा भाई, 8 बजने वाले दारू ले आ। मतलब दे आर जस्ट, पहले वो उनको एक पैक पिलाते हैं, 1 महीने बाद वही जूनियर उनके लिए दारू लेके आ रहा होता है, चकना लेके आ रहा होता है। और ये रियल फिनोमेना है जो मैंने देखी, और इसकी वजह से मेरी लाइफ के 3 साल खराब हुए। मतलब आई नो दिस थिंग कि हाउ बैड इट इज। अब सब चीजें मैंने ठीक करी लास्ट 2 ईयर से, मतलब 2 क्या 3 ईयर, जब मैं यहाँ पे एमडी में आया, उसके बाद आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। आई स्टिल कंज्यूम अल्कोहल बट ऑन ओकेजन, लाइक कि जैसे मेरे सीएमई का है, मेरा एचओडी पी रहा है तो मैं पी लूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बट मुझे ये देखना है कि जहां पे मैं बैठ के पी रहा हूँ ना, जितना टॉक्सिन मुझे जा रहा है मुझे पता है, लेकिन क्या मैं सही जगह बैठा हूँ? मुझसे कोई परमानेंटली डैमेज तो नहीं हो जाएगा ना लाइफ में? और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैं शायद और ज्यादा नहीं बता सकता, बट दिस इज रियलिटी ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। और ये लगभग, मैं गुजरात के मेडिकल कॉलेजेस में रहा हूँ, मैंने यहाँ के राजस्थान के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में मैं रहा हूँ, एम्स में रहा हूँ, सब जगह यही हाल है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमें सीनियर कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे पहचाने? आपने तो बोल दिया, अब रियल स्ट्रगल तो वहां से शुरू हो रहा है। अब आपका ही पॉडकास्ट सुन के ना लोग सोचेंगे कि यार मैं जिसके साथ हूँ सही है या नहीं। तो कुछ हैं ऐसे 3-4 क्राइटेरिया जिससे वो देख सकता है कि हाँ यार मैं सही सीनियर के साथ रिलेशनशिप में हूँ या नहीं, कि मुझे इससे सीखना है या मुझे चेंज करके दूसरे ग्रुप में जाना है, कैसे पता चले? तो आपने बिल्कुल सही बोला। तो इस बारे में मैं आपको 2 स्टोरीज या एग्जांपल दूंगी कि एक हमने बात की पढ़ाई की, और एक हमने बात की जो ये ड्रिंकिंग अल्कोहल और जो हमारा एटमॉस्फेयर है। तो अभी मुझे स्कूल पास आउट किए हुए अब 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अभी हम रिसेंटली हम किसी फ्रेंड की शादी में मैं गई, जो मैं मिली अपने कुछ फ्रेंड से जो उस टाइम सबसे कूल बच्चे हुआ करते थे, दो हमेशा कूल फैशन पीपल विद ड्रिंकिंग एंड कूलेस्ट लाइफस्टाइल। एंड हम लोग बात कर रहे थे, एंड जब मैंने उनको बताया कि अच्छा तुम डॉक्टर हो, अच्छा तुम ये हो, तुम वो हो, तो उन्होंने बहुत देर रुके, फिर उन्होंने बस शांति से बोला, यार नैना उस टाइम काश हम भी पढ़ लेते ना थोड़ा सा, तो आज लाइफ कुछ और होती। वाओ! वो एक सेंटेंस से बस मेरे इतने गूज़बम्प्स आ गए कि मैं जब भी स्कूल में मुझे बुलाया जाता है, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि वो 15 साल तुम खराब मत करो ये समझने के लिए। स्टडिंग इज कूल, स्टडिंग इज वेरी कूल। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो तो आप सबसे कूल हो अपने बैच में, अपने हॉबीज पे आप हर चीज़ पे ध्यान दो, बट आपकी पढ़ाई ही है जो आपका करियर डिफाइन करेगी, आपकी लाइफ डिफाइन करेगी, आपके पेरेंट्स की लाइफ डिफाइन करेगी, पहली चीज़। और यही बात जब हम MBBS में आते हैं, अगर हमारे कोई भी सीनियर हमको कुछ बोल देते हैं, या हमारे दोस्त सबसे होते हैं, ये जो दोस्त होते हैं ना कुछ ये जो आपने चीज़ें बताएं कि यार ये वो, तो हम अपने पेरेंट्स को कैसे भूल जाते हैं जिन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचाया, जिनकी वजह से हम हैं, हम उनको कैसे भूल जाते हैं? आउटस्टैंडिंग you killed it। यार उनको भी तो घर जाके आपको दिवाली पे जब उनको मिठाई खिलाओगे तो आप कैसे बोलोगे कि पापा आज मैं या माँ मैं 6 महीने से ये कर रहा था? आपको अंदर से पता है और उनको भी पता है, तो आप उनसे नजरें मिलाओ, आप उनके लिए करो, उनके लिए बनो जो है, और उसके बाद अपने लिए बनो कि आगे की जो आपकी लाइफ होगी, आपका जो लाइफ पार्टनर डिसाइड होगा वो सिर्फ आपकी स्टैंडिंग से होगा। ये बात बहुत ब्लंट है, बट बीइंग अ
आपको जब भी आप बीइंग अ बॉय आप शादी के लिए जाएंगे, यही पूछा जाएगा कि क्या करता है लड़का, किस में पीजी की है, कितनी दारू पीते हैं, ये तो नहीं पूछा जाएगा। कोई नहीं पूछता। ये तो उस क्या कितनी सिगरेट पीता है उसके तो बेसिस पे सिर्फ रिजेक्शन ही होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपकी बॉडी को हार्म कर रही हैं। ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पूछते हैं सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स ही इन चीज़ों में कैसे पढ़ जाते हैं, जबकि हम ये इतनी बार पढ़ते हैं। 10 बार तो हम स्मोकिंग पढ़ लेते हैं, 1000 बार स्मोकिंग पढ़ लेते हैं इन सालों में। बट क्योंकि बस ये याद रखो कि आप यहाँ क्यों हो, किसकी वजह से हो, और आगे आपको कहाँ जाना है, तो आपको सही रहेगा। और हर सीनियर्स में, जब हम सीनियर्स की बात करते हैं, अगर सीनियर्स के में हर में 1-2 सीनियर्स होंगे जो आपको लगेगा यार मुझे ऐसा बनना है। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे लगा यार मुझे ऐसा बनना है। तो आप उन गंदे लोग या बुरे लोग बहुत हैं लाइफ में, बट एक अच्छा काफ़ी है। अगर आपके 8 सीनियर्स हैं, अगर आपको एक अच्छा मिल जाए ना, बस उसको पकड़ लो कि भाई बस बॉस कि मेरे कॉलेज में ना एक ही सीनियर थे, उनके जैसा मुझे बनना था। अब क्या हुआ कि हम फर्स्ट ईयर में गए, तो फर्स्ट ईयर में हमारे जैसे यहाँ पे सृजन होता है वैसे हमारे भी एनुअल फंक्शन होता था। तो वहाँ पे था कि मिस्टर पर्सनालिटी का कॉन्टेस्ट है। अब हम नए नए गए थे, तो हमें सीनियर इस चीज में अच्छे थे कि वो प्रमोट करते थे, कोई भी एक्टिविटी है तुम पार्टिसिपेट करो, मत देखो जीतोगे हारोगे कुछ भी। तो हमारे, मैं 11 बैच में था, तो 09 बैच में थे, एक थे डॉक्टर आसिक सिकरिया, जो अभी रेडियोलॉजिस्ट हैं सूरत में, उनका खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर है। हमारी बातचीत होती रहती है, वो भी अभी आजकल फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो वो हमारे कॉलेज में ना एक आइडियल बंदा था। वो ना सिगरेट पीता है, ना कोई गुटखा या कोई भी गलत। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आउटस्टैंडिंग, ड्रेसिंग सेंस अमेजिंग, पढ़ने में टॉप नॉच, हर कॉलेज के इवेंट में होस्टिंग वो पर्सन कर रहा है। तो एक चीज होता है ना कि आप जहां भी जा रहे हो कॉलेज में, स्टेज पे वही दिख रहा है कि यार इनके जैसा बनना है। और उसके अंदर खैर चलो, मुझे तो ऑडिशन में निकाल दिया क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। उससे पूछा कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, मैंने कहा पर्सनालिटी मतलब क्या होता है नहीं पता। और उस साल ना वो आसिक सिकरिया सर हमारे कॉलेज के बने मिस्टर पर्सनालिटी। तब से मुझे ऐसा था कि नहीं, मैं उनको लगातार ऑब्जर्व करता था कि यार मुझे ऐसा बनना है। और फाइनली आज मैं उनके टच में हूँ, हम बात भी करते हैं, और शायद ये पॉडकास्ट जब रिलीज होगा तो उनको और अच्छा लगेगा कि कोई है जो इंस्पिरेशन, क्योंकि सीनियर सच में इंस्पिरेशन होते हैं, हम माने या ना माने। कोई अपने घर में किसी को माने ना माने, बट 5.5 साल में ना कोई एक सीनियर तो उसका खास बन जाता है। तो ये जो सीनियर वाला है कि आपको टॉक्सिक और ये चुनना है, ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखें, हम किस गोल के लिए किस मिशन पे हैं वो ध्यान रखें। अब आपका सर्जरी करते करते ना मेंटल टफनेस थोड़ी बढ़ चुकी है, आप सर्जरी में हैं, तो आप बताओ कि लास्ट 8 ईयर के अंदर आपका मैक्सिमम वर्किंग आवर कितना हुआ है? मतलब एक साथ लगातार 24, 48, 36, या लॉन्गेस्ट आपकी सर्जरी अभी तक कितनी हुई है, कितने घंटे की? लॉन्गेस्ट सर्जरी तो 10-11 आवर्स। 10-11 आवर्स। कई बार कोई सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उस टाइम वो ऑटोमेटिक हैबिट में आ जाता है। मैं जब फर्स्ट डे सर्जरी रेजिडेंसी ज्वाइन की, तभी मुझे हमारे यहाँ विपल से एक सर्जरी होती है जो कि 7 घंटे चलती है, तो उसी में वॉश करा दिया। तो हमें ना वो एक ही पोजीशन ऐसे पकड़ के, रिट्रैक्टर को, लिवर को ऐसे रिट्रैक्ट करके पकड़ के खड़ी रहनी पड़ती है, और उसको हम कहते हैं नारगढ़ पोजीशन। क्यों? क्योंकि वहां से एक खिड़की है जहाँ से सीधा नारगढ़ दिखता है। नारगढ़ पोजीशन में तो है ना, बस वो है ना, रेजिडेंट्स को ऐसे ही पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है, और वो 6 घंटे बस आपको एक ही चीज दिखती है और आपको वो हिलाना नहीं है। तो इस दिन मुझे लगा यार कि कैसे होगा, क्या ले लिया और आगे क्या होगा, बट वो चीज़ आपको टफ बना देती है धीरे धीरे। आज मैं जब खड़े होती हूँ 6 से 10 घंटे, 12 घंटे, तो वो पता ही नहीं चलता कब निकल जाते हैं, क्योंकि इट ऑल कम्स विद प्रैक्टिस। एक दिन में कोई भी वो नहीं बनता, एक दिन में कोई सर्जन नहीं बनता, एक दिन में कोई पीडियाट्रिशियन नहीं बनता, कोई भी किसी सब, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। तो टाइम, मेहनत से हर चीज़ हो जाती है। टाइमिंग्स टफ होते हैं, शुरू में बहुत टफ होते हैं, फर्स्ट ईयर्स में 36 आवर्स 48 आवर्स होते हैं, बट इट सून गेट्स बेटर। हमने बात करी थी, प्रिंसिपल सर आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, दीपक माहेश्वरी सर, तो उनसे हमने बात करी थी। एक ना बहुत बड़े फिजिशियन हुए हैं, एक्चुअली मैं उनको पिछले 3-4 महीनों से उनके बारे में बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। दैट इज डॉक्टर अल्बर्ट सुटजर, यूरोपियन फिजिशियन डॉक्टर हैं, फिलोसोफर भी रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि एक पर्सन जिसके पास एक पहले से गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, और एक पर्सन जिसके पास गोल नहीं होता है,
यही चीज डिसाइड करती है कि कौन सफल होगा और कौन असफल होगा। ए मैन विद गोल एंड ए मैन विदाउट गोल, मैन वुमन आप कुछ भी समझो। और आपने एक चीज इसके साथ में बोली कि अच्छी चीजें, महान चीजें होने के लिए वक्त मांगती हैं। ग्रेट थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम। एग्जैक्ट। आपकी ग्रेटनेस की जर्नी शुरू हुई 2020 में, दैट इज MCH ऑन्को सर्जरी इन SMS मेडिकल कॉलेज। 4 सीटें थी, उसमें से एक सीट आपको मिली एंड यू बिकेम द फर्स्ट फीमेल ऑन्को सर्जन इन राजस्थान। तो आप डॉक्टर अल्बर्ट स्विट्जर की इस बात से कितने सहमत हैं? जैसे वो सर बहुत अच्छे से सहमत थे कि हाँ, जिस इंसान के पास एक पहले से निर्धारित लक्ष्य होता है और वो उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सोच विचार के उसने वो लक्ष्य रखा और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार वो उस दिशा में बढ़ रहा है, वो इंसान सफल है। तो ये ऑन्को सर्जन बनने की जर्नी बैक ऑफ द माइंड कब शुरू हो गई थी MBBS में, जो 2020 में जाके ड्रीम्स कम ट्रू हुआ? MBBS में ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था। जैसे मैंने Okay. बताया, मैं बहुत ही सिंपल स्टूडेंट थी। मेरे लिए सिर्फ होता था कि नेक्स्ट डे क्या करना है, या नेक्स्ट मंथ क्या करना है, या नेक्स्ट ईयर क्या करना है। Okay. तो MBBS मैंने इंजॉय किया, आराम से कंप्लीट Yes. किया। मुझे ये ज़रूर था सेकेंड ईयर MBBS की सर्जरी करनी है, इतना ही गोल एक था। सबकॉन्शियस माइंड में था कि सर्जरी करनी है। इतना ही करना Yes. और SMS से ही करना है। यस। तो सर्जरी में मैं थी तब, जब हमारे कैंसर पेशेंट्स आते थे तब मुझे लगता था कि हर कैंसर पेशेंट को जब हम ट्रीटमेंट बताते हैं तो सर्जरी तो हम कर देते हैं, पर पेशेंट को सिर्फ सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। कैंसर पेशेंट को ज़रूरत होती है 3 टाइप से ट्रीटमेंट होता है: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। यस। एक तो मेरा मन था कि हम मैं ऐसे कैंसर फील्ड में जाऊँ जहाँ पे मैं पेशेंट को हर चीज़ समझा सकूँ बैठा के, यस। कि ना मैं उसके लिए सिर्फ सर्जरी के टाइम उसके साथ हूँ, मैं उसके रेडियोथेरेपी के टाइम भी वी आर देयर फॉर देम, कीमो के टाइम भी हम उसके साथ हैं। वी आर देयर फॉर द पेशेंट थ्रू आउट द जर्नी। कि मैं समझ सकती थी कि उसको क्या फील हो रहा है जब एक पेशेंट को आप बताते हो ये डायग्नोसिस। वो एक मोमेंट बहुत मुश्किल होता है, जितना हमारे लिए है एज अ डॉक्टर, उससे 1000 या हम सोच भी नहीं सकते उतना पेशेंट के लिए। हम उसको बता देते हैं हाँ तुमको कैंसर है और हम चले जाते हैं। अगर जिस दिन में जब मैं रुकती हूँ ना 2 मिनट पेशेंट के साथ, वो 2 मिनट तो सिर्फ ऐसे रहते हैं, उसके बाद टपकने शुरू होते हैं आंसू। मैं उस टाइम तक उनके साथ रहना चाहती थी ताकि मैं वो समझा सकूं कि ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो ठीक नहीं होगा। MCH ऑन्को सर्जरी के बाद आपने ये सारी चीजें तो कर ली कि आप ऑन्को सर्जन बन गए, अभी आप सोसाइटी को सर्व भी कर रहे हैं। बट एक जो बहुत बड़ी चीज मेरे सामने आई वो पता है क्या है? कि हम 3 डिफरेंट मॉडलिटी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड सर्जरी के बावजूद भी हम 100% पेशेंट्स को बचा नहीं सकते हैं। बहुत दुख की बात है। और यदि इन्हीं कैंसर का पता हमें अर्ली स्टेज में चल जाए या हमारे इंडिया के अंदर स्क्रीनिंग बड़ी रोबस्ट हो जाए तो शायद हम 30, 40, 50% तक इस डिजीज बर्डन को कम कर सकते हैं, जो डेथ रेट्स हैं उनको कम कर सकते हैं। तो एज ए सर्जन आपको क्या लगता है कि इतना जो डिजीज बर्डन बढ़ चुका है कैंसर का, उसके पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ये जो अपसर्ज हो रहा है ना कैंसर का? क्या इसमें लाइफस्टाइल और डाइट का रोल है, या फिर ये जो हमारे इमोशंस हैं, लाइक नेगेटिव इमोशंस, हमारे अंदर गुस्सा है, ग्रजेस हैं, गिल्ट है, घृणा है, नफरत है, ये आपकी नेगेटिव माइंड कंडीशनिंग भी कैंसर को लीड करती है? बेसिकली कैंसर ओरिजिनेट कैसे होता है? जैसे आप हैं, मैं हूं, कैंसर तो किसी को भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कैंसर शुरू कैसे होता है, क्योंकि जब तक इसका पता नहीं चलेगा ना हम प्रिवेंशन कर सकते हैं ना स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो पहले एक बार जो भी लोग सुन रहे हैं, हम इसको इतना सिंपल रखना चाहते हैं कि कोई भी गांव में बैठा हुआ आदमी भी जो 8वीं पास है वो भी इस चीज को बहुत साधारण भाषा में समझ पाए और वो समझ पाए कि कैंसर जो है कोई श्राप नहीं है, कैंसर कैसे होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। प्लीज। मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर मैं 4 पार्ट्स में दूंगी। पहला पार्ट जो मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर स्तन का कैंसर, और जो हमारा जो गर्भाशय है उसके नीचे का हिस्से को हम बोलते हैं सर्विक्स, उसका कैंसर जो सबसे कॉमन है। जब हम बात करें
यूएस की या वेस्टर्न कंट्रीज की, उसके मुकाबले हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम है। बट फिर भी हमारे यहाँ ये मोस्ट कॉमन कैंसर क्यों है? पहली बात, अवेयरनेस। हमारे यहाँ महिलाओं के कैंसर या गांठ होती है, सालों से होती है, 2 साल 4 साल, या सर्विक्स कैंसर में नीचे से पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, उनको दर्द हो रहा है, बट वो नहीं बता पाती अपने घर वालों को या डॉक्टर के पास नहीं आ पाती। पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप कुछ भी कभी गांठ फील हो आपको स्तन में, एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर स्तन कैंसर की बात कर रहे हैं कि स्तन में कभी भी कोई गांठ फील हो, या फिर आपको नीचे से कुछ गंदा पानी आए या दर्द हो नीचे की तरफ, तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। और ये सिर्फ ना बात मैं लड़कियों को बताना चाहूँगी, हर मेल्स को या हर बेटे को ये पता होना चाहिए कि उनकी मम्मी को, नानी दादी को कभी कोई प्रॉब्लम हो तो इतना कॉन्फिडेंस आप दे सको। मैं जब भी कोई अवेयरनेस सेशन जाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ज़रूरी है। एज अ सन, एज अ ग्रैंड सन, आपकी ड्यूटी है कि अगर आपकी मदर को, ग्रैंड मदर को कभी भी कोई गांठ फील हो या उनको इतना वेट ना करना पड़े आपको बताने के लिए, उनको इतनी झिझक ना हो आपको बताने के लिए। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है इंडिया में, जो अगर हम पार कर लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं। फर्स्ट। सेकेंडली, जो हमने लाइफस्टाइल की बात की, जो ओरल कैंसर और लंग कैंसर का आजकल प्रमुख कारण जो हमारा स्मोकिंग और अल्कोहल है। स्मोकिंग, अल्कोहल, वेपिंग, आजकल नया जो ट्रेंड चल रहा है वेपिंग, इट इज़ सो डेंजरस फॉर हेल्थ, इट इज़ नॉट एट ऑल यूजफुल, जो बच्चों को लगता है। तो ये स्मोकिंग, अल्कोहल से हमारा सब कुछ डैमेज हो रहा है। फिर भी हमारे ज़्यादातर कैंसर्स में हम सब पढ़ते हैं नंबर 1 कॉज स्मोकिंग, नंबर 1 कॉज अल्कोहल। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, बस इसी के बेसिस पे हमारी इंडस्ट्री जो है इट इज़ फ्लरिशिंग। सो सेकेंड कॉज इज, आपकी बॉडी अपनी है, किराए पे नहीं ली है, तो अपनी उसकी चिंता आप खुद करें। स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइट, आप जो अच्छी डाइट लें, ये एक मेजर कॉज है हमारा कैंसर का। थर्ड का, आप ट्रीटमेंट पूरा लें। अगर ट्रीटमेंट, आप डरे नहीं कि अगर कीमोथेरेपी किसी कैंसर में ज़रूरी है तो वो इसलिए ज़रूरी है ताकि वो कैंसर आपको वापस ना हो। एक अपने मोहल्ले वालों की बातें ना सुने। बहुत से पेशेंट आते हैं कि हमारी उस दीदी ने या हमारी वो मोहल्ले वाली आंटी ने बोल दिया कि कीमो मत लगवाना या सेक मत लगवाना, उससे ये हो जाएगा, उसके बजाय वो कैंसर के ऊपर मिर्ची डाल के आते हैं या फिर झाड़ा लगवा के आते हैं। आप एक बार विश्वास तो करिए कि आप ट्रीटमेंट पूरा लीजिए। अगर आप ट्रीटमेंट पूरा लीजिए तो बहुत अच्छे परसेंटेज है। अगर अर्ली स्टेज में हम कैंसर डिटेक्ट कर लें तो 100% क्योर पॉसिबल है। इतनी अच्छी हमारे पास आजकल पॉलिसीज हैं। आपने बताया पहला कैंसर अवेयरनेस की कमी है, दूसरा जो रिस्क फैक्टर हैं अल्कोहल, टोबैको, इनका है, तीसरा है कि लोग प्रॉपर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं आ रहे, ऑन्को सर्जन के पास नहीं आ रहे, वो बाबा जी के पास चले जा रहे हैं, झाड़ा लगा रहे हैं। और ट्रीटमेंट पूरा लें। आप कुछ भी फॉलो करें, बट आप एटलीस्ट हम जो एक आप सर्टिफाइड डॉक्टर के पास आए। हाँ, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी डेटा है हमारे पास, तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हम कोई भभूत नहीं दे रहे हैं अभी। और फोर्थली, डाइट। हमारी भारत में बहुत अच्छी डाइट है जो अगर हम फॉलो करें तो हमने जितना भी ऑब्जर्व किया है, जो हमारे गांव से पेशेंट आते हैं वो अच्छा देसी घी खाते हैं पर वो बहुत अच्छी उनकी हेल्थ होती है। और हम जो शहर में ना दुनिया भर की डाइटिंग करके, ऑलिव ऑयल, मतलब एक्स नंबर ऑफ थिंग्स करके हमारे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के रेट्स बहुत हाई जा रहे हैं। तो अगर हम अपनी ओरिजिनल जो हमारी वो है कल्चर, बाजरा, गेहूँ, ज्वार, इन सब को जो हम नॉर्मल अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, वो इट इज़ प्रूवन कोलोन कैंसर जो है इंडिया में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू यूएस। क्यों? हम लोग अच्छी लाल मिर्च खाते हैं, हमारी कैपेसिटी टू ईट लाल मिर्च, स्पेशली राजस्थान में टू ईट मसाले, इट इज़ नॉट प्रोटेक्टिव फॉर आवर गट। हमारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, बाहर के लोग नहीं खा सकते। वो फ्रेंच फ्राइज पे ही जिंदा है। तो ये हमारी पावर है, हमारा जो खान पान है। तो अच्छा, आप टेक अ हेल्दी डाइट बिकॉज इट इज फॉर योर ओन बॉडी। जब आप डाइट की बात कर रहे हैं तो मैं देखता हूँ डाइट से पहले और बाद में क्या होता है। डाइट से पहले स्मोकिंग, अल्कोहल 2 पैक होने ही चाहिए, 2 सिगरेट होनी ही चाहिए। उसके बाद खाने में आएगा डबल चीज लोडेड बारबेक्यू, चिकन, मटन, पिज्जा। उसके बाद बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, एक तो हार्ड ड्रिंक्स है, एक सॉफ्ट ड्रिंक्स, और डाइटरी फाइबर या जो अपना देसी फूड है ना, रीजनल और सीजनल, वो फूड नहीं है। तो ये जो डाइट है जो हमें बाजार से मिल रही है, जो हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आज के टाइम 2025 में जब मैं बात कर रहा हूँ,
हम बीमार के बाजार में हैं और बाजार में बीमारियां बिक रही हैं और हम हर दिन बाजार से बीमारियां खरीद रहे हैं। किसी भी कंट्री का जो इंडेक्स होता है कि वो कंट्री ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, बहुत सारे मार्कर होते होंगे, उसका मुझे नहीं पता, बट एक चीज है कि जिस भी कंट्री में पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स बढ़ने लगे, इसका मतलब है उस कंट्री की स्थिति अच्छी नहीं है। एग्जैक्टली। हॉस्पिटल की जगह हमारे वेलनेस सेंटर बढ़ने चाहिए। बीमार मरीजों को जो हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हो, उसके बजाय जो इंसान हेल्दी है उसको हेल्दी रखने के लिए इंश्योरेंस दो। जो फूड इंडस्ट्रीज ये इतना बड़ा गेम चला रही हैं, जिसको आप अच्छे से स्टडी करो तो आप समझ सकते हो। फूड इंडस्ट्री ने आके एक डिसरप्शन क्रिएट किया सोसाइटी में एंड पीपल आर गेटिंग सिक एंड नाउ व्हाट दे आर डूइंग, they are just transferring that load to the pharma company. Now, okay, pharma companies are seeing that, oh, it's a very good opportunity to make more money. तो पहले इस सोसाइटी का शोषण किया फूड इंडस्ट्रीज ने, उन्होंने पैसा कमाया, देन उन्होंने भेजा कहां पे, फार्मा इंडस्ट्री के पास। फार्मा इंडस्ट्रीज के अच्छे जो एजेंट्स होते हैं वो रिसर्चर्स होते हैं। रिसर्च हमेशा वही करी जाती है जिससे फार्मा कंपनी को पैसा मिले। अच्छे अच्छे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि वो मरीजों को दवा दें, उनको ट्रीटमेंट दें, उनको इलाज दें। कभी भी इसलिए हॉस्पिटल नहीं खोला जाता कि हम कैंसर से प्रिवेंशन कैसे करें। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या फूड कंपनी एंड फार्मा इंडस्ट्री आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मॉडर्न लाइफस्टाइल चेंजेस कॉजिंग कैंसर, और कैंसर इटसेल्फ ए कर्स टू एनीवन? So what is the real story behind cancer? Cancer is not a curse. It is pharma companies, food companies are there, but we have to use our own mind. We all are humans, the most complex and the most intelligent beings in the universe. Exactly. Yes. तो हम हमें अपना दिमाग यूज करना है। कोई हमें कुछ भी बोले कि आप ये खाओ वो खाओ, या वो आपको जो सही लगता है, आपको पता है कि जितना नेचुरल हम फ्रूट्स खाएंगे, हमें बचपन से कोई माँ अपने बच्चों को नहीं बोलती कि तू ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाउडर खा या फिर XYZ खा, वो बोलेगी बेटा तू ये फ्रूट खा ले या ये एप्पल खा ले। तो जो हमें बचपन से सिखाया गया, स्टिक टू योर रूट्स, कि आप अपना दिमाग यूज करो आपकी बॉडी के लिए जो है। हम उस डोंट गेट वॉश्ड इनटू द कंज्यूमर कल्चर। इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर करके हमारा दिमाग जो है वो इट इज ऑल, उनको पता है हम कैसे वर्क कर रहे हैं, उनको पता है कि हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, हमें क्या शॉपिंग करने का मन है, हमें कौन से सप्लीमेंट्स लेने का मन है, या हमें कौन सा डाइटरी वो पाउडर लेने का मन है। तो डोंट गेट पुल्ड इनटू दैट सक्शन। आप यूज योर माइंड, यूज योर हार्ट। आप अपने लोगों से बात करो, आसपास जो लोग आपकी फैमिली से बात करो, द पीपल हु रियली मैटर इन योर लाइफ, वही आपको सही एडवाइस देंगे। एंड स्टिक टू योर रूट्स। राइट। आपने अभी 8 साल की जर्नी में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए कंसल्टेंट एस्टेब्लिश हुए, बट एक चीज मुझे बड़ी फैसिनेट करती है ऑन्को सर्जन्स के लिए, वो ये है कि देखो, कार्डियो सर्जन जो होगा, सिटी वेयर सर्जन, वो हार्ट को ही ऑपरेट करेगा। यूरो वाला है वो उसको करेगा, न्यूरो वाला है वो ब्रेन को करेगा, गैस्ट्रो वाला सर्जन है वो GIT को करेगा, बट एक ऑन्को सर्जन हेड टू टो सारे ऑपरेशन करता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ऐसे कौन से ट्यूमर्स हैं जिनको ऑन्को सर्जन ऑपरेट नहीं करता है? तो ये स्पेशल जो प्रिविलेज है वो आपको फैमिली में मिला, अभी इधर ऑन्को सर्जरी में मिल रहा है, ऐसा क्यों? आप पेट के भी ट्यूबर निकाल रहे हो, आप हेड एंड नेक के भी निकाल रहे हो, तो हाउ कम इट्स पॉसिबल कि बाकी जो अदर सुपर स्पेशलिटी सर्जन है वो एक स्पेशलाइज्ड उसमें है, फील्ड में है, बट ऑन्को सर्जन तो सारे ट्यूमर्स निकालता है। हमारे लिए मेन है कैंसर, हमारे लिए ऑर्गन इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें पेशेंट को कैंसर से फ्री करना है, चाहे वो कैंसर कहीं का भी हो, उसको जोड़ तोड़ करके हटाना है और उसको वापस नहीं आने देना है। हमारे लिए सिर्फ हटाना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो वापस ना आए। हम ब्रेन ट्यूमर्स ऑपरेट नहीं करते क्योंकि उसके लिए फाइन इंस्ट्रूमेंट्स हमारे न्यूरोसर्जन्स के पास होता है। तो हम वी ऑलवेज लीव इट टू द एक्सपर्ट्स। व्हेनेवर वी हैव अ ब्रेन ट्यूमर केस, हम अपने न्यूरोसर्जन्स के पास भेजते हैं या फिर हम उनको बुलाते हैं कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, आप आइए। गस्कल ट्यूमर होता है। सेकेंडली, अगर कोई कार्डियक ट्यूमर होता है जिसके लिए हमें बाईपास चाहिए, तो वो हमारे कार्डियक सर्जन्स ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उसके लिए बाईपास के पूरा सेटअप चाहिए, पूरी एक्सपर्ट टीम चाहिए, विच द CTVS पीपल आर हैविंग। तो हम ये 2 ट्यूमर्स ऑपरेट नहीं करते। बाकी हम बॉडी के हेड एंड नेक,
ब्रेस्ट, गायनेक, जीआई, सॉफ्ट टिश्यू, क्योंकि हम इतने सालों से पढ़ ही यही रहे हैं कि हमें कैंसर क्यों बन रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमें कैसे उसको स्टॉप करना है। हमारा पूरा रात दिन इसी में निकलता है कि इसको हम कैसे आने से रोकें। क्या हम इसमें कीमो ये दें, या फिर हम सिर्फ सर्जन्स नहीं है, हमारा ऑपरेट तो हम करेंगे बिल्कुल। आजकल तो हम मिनिमली इन्वेसिव की तरफ जा रहे हैं कि पेशेंट को वापस, अगर हम कभी भी फॉर एग्जांपल हम ब्रेस्ट में पूरा स्तन कभी नहीं निकालते, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि हम उसको प्रिजर्व करके सिर्फ वही ट्यूमर निकालें, ताकि पेशेंट को कभी ये फील ना हो मिरर में देख के कि हमारा पूरा ब्रेस्ट हटाया हुआ है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स टोटली टूवर्ड्स ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज, एंड उसको फिर हम कीमो और रेडियो से आगे कैसे इंश्योर करें कि वो वापस ना आए। मैं इसके अंदर ना मेरी बायोकेमिस्ट्री की कुछ, मतलब हम ऑन्कोलॉजी बायोकेमिस्ट्री भी हम पढ़ते हैं और हमें हमारे डीएम में एक ही ऑप्शन है मेनली, दैट इज मेडिकल जेनेटिक्स एंड सेकंड इज मेटाबॉलिक मेडिसिन। तो मेरा उधर इंटरेस्ट है डीएम के अंदर मेटाबॉलिक मेडिसिन में। तो मैं आपको थोड़ी सी इसके पीछे की बायोकेमिस्ट्री बताता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली। हो सकता है कि आपको पहले से पता होगा, बट मैं इसको थोड़ा और हाईलाइट करता हूँ। हमारे जो एंसेस्टर थे, एक्चुअली आई वांट टू कोट टू थिंग्स, दैट इज वन इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड सेकंड इज बायोकेमिस्ट्री एंड थर्ड इज जेनेटिक्स। हम पहले इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करेंगे, देन हम बायोकेमिस्ट्री की, एंड लास्ट में हम जेनेटिक्स की बात करेंगे। तो इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, उसके अकॉर्डिंग हम यदि आज से 5000 साल पहले जाके देखें या हम 500 साल पहले भी जाके देखें, तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको हम बोलते हैं कि वो पैलियोलिथिक एज थी। व्हाट डज इट मीन पैलियोलिथिक? बिकॉज वो स्टार्व करते थे, मतलब उनको शिकार करना पड़ता था, तो वो पूरे अलर्ट रहते थे, फुल फोकस, क्योंकि शिकार करना है और शिकार नहीं किया तो भूख से मर जाएंगे, और शिकार करते टाइम यदि उनसे चूक हो गई तो भी मर जाएंगे। और जब उन्होंने शिकार कर लिया उसके बाद वो अपनी फैमिली के लिए लेके आते थे और खाते थे। तो हमारा जो एंसेस्ट्रल, हमारा जो इवोल्यूशन है, उसके अंदर हमें खाने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं मिलता था। इसलिए हमारी बॉडी की इवोल्यूशन के दौरान एक कैपेबिलिटी बनी कि हम स्टोर कर सकते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फैट। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। लेकिन अभी जो जनरेशन है, अभी जिस एज में हम जी रहे हैं, उसको बोलते हैं एज ऑफ फिनोबार्बिटॉन, द एज ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन। जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो इतने रिच कल्चर में नहीं जिए, मेटरलिस्टिक। हमारे पास आजकल वो मेटरलिस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास क्या प्रॉब्लम है? आज मुझे खाना है बर्गर, हाईली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, कार्ब। मैं खाऊंगा चीज पिज्जा, चीज लोडेड पिज्जा। मैं खा रहा हूँ बिस्किट्स, कुकीज, जहाँ पे मुझे मिल रही है हाई कैलोरीज, राइट? वो हाई कैलोरीज हाई ग्लूकोज को बॉडी के अंदर बढ़ा रही हैं। जब ये ग्लूकोज बढ़ रहा है, ये ग्लूकोज सिर्फ ग्लूकोज नहीं बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो हमारा खान पान और लाइफस्टाइल है, एक तो हमारे खाने में अभी ग्लूकोज इतना ज़्यादा है जो कभी हमारे इवोल्यूशन के दौरान कभी नहीं रहा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि पहले हम हंटिंग करते थे, फिर हम एग्रीकल्चर पे आए, और अभी जब हम बात कर रहे हैं ये पॉडकास्ट, वी आर वेरी वेल सिविलाइज्ड। तो ये जो सिविलाइजेशन जब हुआ है ना, उसमें क्या हुआ है कि इस सिविलाइजेशन के अंदर हम निशाचर हो गए हैं, रात में जगते हैं, मांसाहारी हो गए हैं, हमने नशे करना चालू कर दिया है, एंड ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिकॉज रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आज आपको और मुझे फूड के लिए भागना दौड़ना नहीं है, हमारे गोल्स अलग हैं, और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से एकदम इजी टेम्पटेशन चाहिए हमें। तो ये सब चीजें लीड करती हैं ओबेसिटी को, और ये लाइफस्टाइल ओबेसिटी को जब लीड करती है, इट लीड्स टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर। अब ये होता कैसे है? सेल्यूलर लेवल के ऊपर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, द पावर हाउस। अब क्या होता है, यदि उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन जब तक नहीं होगी तब तक हम ग्लूकोज को बर्न करके एटीपी नहीं बना सकते। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हो रहा है तो हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ यदि ऑक्सीजन होने लगता है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन, एंड वी कॉल इट फर्मेंटेशन। और जब ये कंडीशन होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया से
बहुत खतरनाक वेपन्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। और ये जो अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जो ROS फेंक रहा है, दिस इज द मेन कोज इन एनी सेल, इन एनी ह्यूमन बीइंग, जो कोज करता है कैंसर। और इसका सबसे बड़ा, जितने आज इंसान मर रहे हैं कैंसर से, उससे ज्यादा ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ कि उससे ज्यादा कुत्ते मर रहे हैं कैंसर से। क्यों? क्योंकि जो डॉग है ना, वो सबसे ज्यादा इवोल्यूशन के दौरान सबसे ज्यादा क्लोज एसोसिएशन में जो एनिमल रहा है ह्यूमन के, दैट इज डॉग। इसलिए डॉग की जो फूड हैबिट्स हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत मिलती जुलती हैं। आप जो खाओगे वो खा लेगा, उसको आप ट्रेन करो हो जाता है। तो जो हम खा रहे हैं वही कुत्ते खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी फिर भी थोड़ी ठीक है, बट वो जो इम्यूनिटी है उसकी वजह से बहुत सारे डॉग्स भी कैंसर से मर रहे हैं। तो ये जो पूरा कैंसर का है, मतलब मैं मेरे बायोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, दैट इज कैंसर इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन एट द लेवल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट लीड्स टू कैंसर। So evolutionary biology and this is biochemistry and rest is genetics. 80% कैंसर का जो कोज है, द पैथोफिजियोलॉजी फाउंडेशनल, वो ये है। एंड 18 जो कैंसर है दैट आर जेनेटिकल। उसका कोई फर्क नहीं है यदि वो मेरे पेरेंट्स में है, मैं कहीं रहूं किसी एनवायरनमेंट में, कुछ भी, मैं उसके लिए प्रोन हूं। तो ये एक चीज थी कि कैसे पैथोफिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे बन रही है। यदि हम अच्छी ऑक्सीजन लेते हैं, हाइपर ऑक्सीजन, हम डीप ब्रीदिंग करते हैं मॉर्निंग में, और हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और हम अपनी लाइफस्टाइल को और डाइट को यदि इंप्रूव कर देते हैं, डाइट के अंदर मेनली ग्लूकोज, लो ग्लूकोज लेवल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कैंसर। एंड सेकेंड इज द मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड इन ब्लड, दैट इज ग्लूटामाइन। तो टू मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड ग्लूटामाइन, यदि आप इन दोनों को कंट्रोल कर देते हो, कैंसर के अंदर जो हम मेटाबॉलिक थेरेपी में जो लोग यूज करते हैं, वो उनको कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं एंड देन ग्लूटामाइन इनिबिटर्स देते हैं, पहली चीज। और इससे आपका जो कैंसर सेल है वो ग्रो नहीं करेगा, मतलब ट्यूमर श्रिंक होने लगता है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं GKI से, ग्लूकोज कीटोन बॉडी इंडेक्स। यदि वो 2.0 यानी कि 2 से कम, 2 या 2 से कम हम GKI को रखते हैं, तो ट्यूमर स्टार्टेड गेटिंग श्रिंक। और उसके बाद हम बोलते हैं कि एक बार जैसे कोई ट्यूमर हो गया और यदि वो श्रिंक हो जाए, तो उसको शायद ऑपरेट करना सर्जन के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब आप वेल सर्कमस्क्राइब कुछ कर सकते हैं, मतलब वो आपको ज्यादा पता होगा, बट दिस इज द बेसिक बायोकेमिस्ट्री बिहाइंड द कैंसर। और जो 20% कैंसर है, 15 to 20, वो जेनेटिक है। तो हम अपनी लाइफस्टाइल को, अपने डाइट को और अपनी जो डेली रूटीन है लाइक एक्सरसाइज एंड फूड, इनको हम मैनेज करके, हम रिस्क को जीरो कभी नहीं कर सकते, ना मैं, मेरे लिए शायद कोई भी नहीं कर सकता जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, बट शायद हम 50-60% इस कैंसर की रिस्क को कम कर सकते हैं। एटलीस्ट वो चीज़ें ना करें जिससे रिस्क 100% हो रहा है। यस यस। जो चीज़ें हमारे हाथ में है, हमारी डाइट, हमारी हैबिट्स, यही 2 चीज़ें हमारे हाथ में है, बस उन 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे कैंसर हो गया तो बस अब तो उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो, अब तो मृत्यु निश्चित है, कैंसर इक्वल्स टू डेथ। तो क्या ऐसा है कि किसी को कैंसर हो गया तो 100% मर ही जाते हैं, या जितना आपका एक्सपीरियंस है कितने लोग सर्वाइव भी करते हैं? मतलब इसमें सर्वाइवल बोलते हैं कैंसर में ना, कि सर्वाइवल। तो कैसा है इसके अंदर? कैंसर को देखते ही जो लोग घबरा जाते हैं मेंटली, फिजिकली, तो आप कैसे काउंसिल करते हैं उन्हें? Cancer is not equal to death at all. We have such good treatments for cancer that even in the worst case scenario भी हम बहुत अच्छे लाइफ देते हैं पेशेंट को, एंड इन द बेस्ट केस सिनारियो जब भी स्टेज 1 and 2 में डिटेक्ट होता है, चाहे वो कोई भी कैंसर हो, सर्विक्स हो, ब्रेस्ट हो, वी गिव 100% क्योर। देर इज़ 100% क्योर अवेलेबल। एंड अगर हम SMS की बात कर रहे हैं, सारी थेरेपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो थेरेपीज़, जो सर्जरीज़ दिल्ली, बॉम्बे में 21 लाख 50 लाख की हो रही हैं, या जो थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़ बाहर 50 लाख 1 करोड़ की मिल रही हैं, SMS में सारी थेरेपीज़, पूरा ट्रीटमेंट फ्री मिल रहा है। सो फाइनेंशियली इफ़ यू आर सिक्योर, आप सिर्फ आप ट्रीटमेंट पे ध्यान दो, आप ट्रीटमेंट पूरा लो जो है, एंड क्योर बिल्कुल होगा। यू जस्ट नीड दैट ट्रस्ट। आप भरोसा रखो अपने डॉक्टर पर एंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा कैंसर। आपको हिम्मत रखनी है, हमेशा
हिम्मत सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड आई ऑलवेज एक्सप्लेन टू द पेशेंट्स, अगर हम 33% जो इलाज है वो सर्जरी से है, 33% कीमो से है, 33% रेडियोथेरेपी से है, पर इनको जो मिलके जोड़ के रखता है वो 1% सिर्फ आपकी और आपकी फैमिली की हिम्मत है, वो Right. सबसे इम्पोर्टेंट। कैंसर इज क्योरेबल यदि हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें और हम अर्ली स्क्रीनिंग कराएं, अर्ली डिटेक्शन हो तो हम इसको अच्छे से क्योर कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कैंसर इज ए स्पिरिचुअल डिजीज। मैं पता नहीं क्यों बोल गया इसको, बट ये मैंने सुना था ओशो से कि जब कैंसर होता है ना तो वो सिर्फ फिजिकली डैमेज नहीं हो रहा, वो मेंटली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली हर एस्पेक्ट से वो पर्सन और उसकी फैमिली अफेक्ट होते हैं। तो स्पिरिचुअली यानी कि उसके होलिस्टिक जो लाइफ है वो गड़बड़ हो गई है। तो आप होलिस्टिक यानी कि उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना होता है। हमें ये भी देखना होता है कि कैंसर जो पेशेंट है उसका कोई जो केयर गिवर है वो बर्डन कितना है, वो क्या अफोर्ड कर सकता है। तो जैसा आपने बताया अभी स्कीम्स हैं बहुत सारी जिनमें ट्रीटमेंट हो जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बट फिर भी वो इंसान मेंटली और फाइनेंशियली थोड़ा तो सफ़र करता है। तो आप कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हो? सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ बीइंग ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे कि आपने Yes. बताया। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे जैसे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन चीज़ों की वजह से आपको हुआ है, जो स्मोकिंग, अल्कोहल, हमारे एसएमएस में डी एडिक्शन सेंटर है, वो हैबिट्स अगर आप नहीं छोड़ोगे तो वापस होगा ही होगा कैंसर। तो हमारे पास इतनी अच्छी अब वो है थेरेपीज कि पेशेंट स्मोकिंग छोड़ सकता है, अल्कोहल छोड़ सकता है, बट आपको हिम्मत तो अंदर से ही चाहिए, विल पावर अंदर से चाहिए। बाकी वी आर देयर टू हेल्प यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको डी एडिक्शन करना है। सेकेंडली हम हॉस्पिटल टू होम केयर मैनेजमेंट हमको सिखाया जाता है आज ऑन्कोलॉजी में, कि ना सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट ठीक होकर घर जाए, हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट फॉलो अप में अगले आने वाले सालों में हेल्दी रहे, उसकी डाइट हेल्दी रहे, हम उसका भी ध्यान रखते हैं। रेगुलर फॉलोअप्स जो है, आप आके एक बार चेकअप ज़रूर कराएं अपने डॉक्टर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली जैसे फाइनेंशियली एसएमएस इज़ देयर टू हेल्प यू, जो जहाँ पे फाइनेंशियली सब कुछ फ्री है, तो उस फैसिलिटी से लाखों करोड़ों पेशेंट्स का इलाज हो रहा है, कैंसर पेशेंट्स का हर साल। कैंसर फ्री है। अभी भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमने 12 साल पहले ऑपरेशन कराया था, अब हमारे गांव में किसी और को हो गया है, तो हमने बोला कि नहीं तो एसएमएस ही जा। और वो Yes. भरोसा जो है एक उनका हमारे ऊपर, वो हमारे लिए सब कुछ है। तो एक ट्रस्ट, फेथ, होप एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द कैंसर पेशेंट एंड टुवर्ड्स द फैमिली, ये एक डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे उसको एक मेंटल सपोर्ट मिलता एंड है। डॉक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंस। यस। बहुत बार अगर हम वो इंसिडेंट्स भी आते हैं कि अटेंडेंस से लड़ाई या जो भी है, एज अ डॉक्टर अगर हमें अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप कभी भी डरोगे नहीं पेशेंट को समझाने में या अटेंडेंट्स को समझाने में कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, जो उसके ऊपर बीत रही है। हम वो कभी, आप ये सोच लो कि हम क्या रेडी हैं टेबल के उस साइड बैठने के लिए? हम कभी रेडी नहीं होंगे टेबल के उस साइड बैठने के लिए। तो हमें उससे हमारे हमारे जो एचओडी सर हैं जिनसे सब कुछ मैंने सीखा, वो हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि आपको 100 गुना ज़्यादा पेशेंट्स चाहिए जितना वो अटेंडेंट या उसके पेशेंट आपका पेशेंट के पास है, क्योंकि वो जो गुजर रहा है वो आप कभी आप समझ आपको आप वो सोच भी नहीं सकते वो जिस चीज़ से गुजर रहा है। तो अगर उसको गुस्सा आ भी जाए, आपको अपना गुस्सा अपने कंट्रोल में रखना है। वो 100 बार पूछे कि क्या खाना है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, आप 100 बार बताइए। पेशेंस हमें बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको अपने नॉलेज की सब्जेक्ट है, वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है अटेंडेंट कि मेरे पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, अगर आपको अपनी नॉलेज है आपके सब्जेक्ट के बारे में तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। मैंने सुना है कि जो ऑन्को सर्जन्स होते हैं उनकी लाइफ बड़ी रंगीन होती है, कलरफुल होती है। इन टर्म्स की जब आप ट्यूमर्स देखते हैं तो अलग अलग कलर्स के ट्यूमर दिखते हैं। कुछ ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ येलो होते हैं। जैसे मैंने थोड़ा स्टडी किया है कि जो मेलेनोमा होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। ओवरी का यदि कोई ट्यूमर है वो येलो होगा। लीवर का कोई ट्यूमर है वो थोड़ा रेडिश पिंक होगा। और टेस्टिकल जो ट्यूमर होते हैं दैट इज वाइट कलर। इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। तो जब आप सर्जरी करते हैं तो आप आजकल लेप्रोस्कोपिक ज़्यादा करते हैं, राइट? बिग ट्यूमर्स भी होता है तो आप एक स्मॉल होल के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो वो जो एक स्मॉल होल होता है उसके अंदर से इतना बड़ा ट्यूमर आप निकाल कैसे लेते हो? नहीं, अगर साइज ऑफ ट्यूमर ज़्यादा है हाँ।
अगर हमें नॉर्मली सर्जरी के लिए इतना बड़ा कट चाहिए, उस होल का ये फायदा है कि लास्ट में हमें जब वो ट्यूमर निकालना है, क्योंकि ट्यूमर इंटैक्ट ही निकालना है। ट्यूमर की एक ही खासियत है कि हम उसको तोड़ ताड़ के कभी बॉडी में नहीं निकालेंगे, उसको हमेशा इंटैक्ट निकाला जाएगा ताकि वो कंटेमिनेट ना हो। तो उसके लिए उतना कट ज़रूर लगेगा, या फिर वो नेचुरल ऑरिफिस ऑफ द बॉडी से अगर निकाला जाए, अगर हम हिस्टेक्टमी करते हैं तो हम वेजाइना के थ्रू निकाल सकते हैं उसको, बट अगर हमें एब्डोमेन से निकालना है तो कट उतना लगेगा जितना ज़रूरी है। अच्छा, जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको लग रहा है कि डीएसएलआर कैमरा वगैरह बहुत हाई क्वालिटी हैं, बट मैंने सुना है कि जो लेप्रोस्कोपी में यूज करते हैं ना, इनसे भी 40 टाइम्स ज्यादा अच्छा देख पाते हैं। बहुत, इट इज़ अमेजिंग। सो वी नाउ हैव 3D कैमरास इन SMS, एंड उससे बिल्कुल इट्स लाइक एक्चुअली जस्ट सीइंग दैट कि इट्स जस्ट सिटिंग इन द डिज्नी वर्ल्ड थिएटर में आप जो 7D द बेस्ट ऑफ क्वालिटी, बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी इज सो गुड दैट हमारे लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती है कि हम लैप्रोस्कोपी के लिए निकाल सकते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप ओटी के अंदर जाते हो, कभी नर्वसनेस होती है, या फिर ओटी से बाहर निकलने के बाद ऐसे कभी रहता है कि नहीं यार, मुझे थोड़ा और एफर्ट करना चाहिए था? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि ऑन्को सर्जरी में ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाते हैं कि आपने ट्यूमर को ऑपरेट कर दिया, 80-90% निकाल लिया, लेकिन वो 10% ना कहीं किसी वेसल, आर्टरी या किसी ऐसी चीज से ना चिपका हुआ है कि अब आप उसको कट नहीं कर सकते। तो वहां पे उस टाइम पे, या फिर कोई सर्जरी के दौरान कोई आर्टरी वेन ऐसे कट हो गई है, तो उस दौरान आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, या आप मेडिकल साइंस से ऊपर स्पिरिचुअलिटी को मानते हो? ओटी में जाते हुए हमेशा डर लगता है। कोई भी सर्जन ये नहीं बोलेगा, कोई सर्जन बोलता है कि मेरी केसेस में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, देन ही इज़ नॉट अ गुड सर्जन, ही और शी इज़ नॉट अ गुड सर्जन। हर केस से पहले हमारे यहाँ सिखाया जाता है। सो आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू माई डिपार्टमेंट, जो हमारा ऑन्को सर्जरी डिपार्टमेंट है, जो हमारे HOD सर हैं, वो उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि जब हम फर्स्ट एक चेकलिस्ट बोलते हैं, जब पेशेंट को ओटी में लेते हैं, उसमें फर्स्ट थिंग ये बोली जाती है दैट वी थैंक गॉड एंड वी रिमेंबर गॉड फॉर, कि हमसे जो हो, क्योंकि वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन हैंड्स ऑफ गॉड, हम भगवान नहीं हैं। हम वहाँ जा रहे हैं सिर्फ अपना बेस्ट करने के लिए, एंड वी आर गोइंग देयर टू जस्ट गिव आवर बेस्ट थ्रू गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यूरिंग द सर्जरी, कोई आर्टरी वेसल जैसे कि आपने बोला, फर्स्ट सेकेंडली 80-90% हम ट्यूमर कभी नहीं निकालेंगे, हमारा टारगेट सिर्फ 100% है वाओ। कि वी हैव ओनली वन टारगेट दैट इज़ 100%। उसके लिए हमें वेसल को रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़े, वेसल काट के हम नई वेसल लगा दें, कुछ भी करें, तो उसके लिए बात आती है हमारी सीनियर्स की और एक टीम की। एक अकेला जना कभी कुछ इतना बड़ा नहीं कर सकता, इट्स ऑलवेज अ टीम। एंड इन आवर डिपार्टमेंट हमें हमेशा सिखाया गया दैट इट्स ऑलवेज टीम एफर्ट। कभी आपको लगे कि ये नहीं हो रहा है, बॉस आप आ जाओ, सर आप आ जाओ, एंड दे आर ऑलवेज ईगर एंड देयर टू हेल्प। तो वो फ़र्क पड़ता है एक अच्छे सीनियर्स का, टीचर्स का, कि एक टीम मिलके जब कुछ कर सके। मैं हमेशा यंग सर्जन्स को ये बोलती हूँ कि पेशेंस एंड ऑलवेज लीव योर ईगो आउटसाइड द ओटी, यस। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको पेशेंट बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट को 100% क्योर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। कि इट इज़ एक हमारे यहाँ बहुत कहा जाता है कि हमें सिखा तो दिया जाता है कैसे काटना है 3 साल में, बट क्या नहीं काटना है और कब काटना है, ये सीखने में पूरी लाइफ लग जाती है। वाओ। एज ए सर्जन आपको 8 साल हो गए हैं, तो कभी ऐसा दोस्तों में, सोसाइटी में ऐसा होता है कि यार ये तो सर्जन है, कहीं काटेगी तो नहीं? या फिर एज ए वर्किंग वुमन, एज ए ऑन्को सर्जन, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बिकॉज वुमेन्स का, गर्ल्स का ना सर्जरी में थोड़ा कम मानते हैं कि लड़कियां सर्जरी नहीं लेती। अभी ऑर्थो में भी जा रही हैं, न्यूरो सर्जरी में भी जा रही हैं, CTVS में भी, आप ऑन्को सर्जरी में भी हैं। तो एक तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, और दूसरा एक मैसेज उन रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए, MBBS की हम बात ही नहीं कर रहे, वो नीट PG की हम बात कर चुके, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं जनरल सर्जरी में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर रेजिडेंट हैं, और वो चाहते हैं कि वो भी ऑन्को सर्जरी के अंदर सर्जन बने, तो उनके लिए क्या मैसेज है? लास्ट क्वेश्चन is about your challenges as a female surgeon and the advice for young doctors who want to become oncosurgeon, and just speak from your heart. सो इसमें दो बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ फीमेल सर्जन, सो
मुझसे बहुत सारे जो यंग डॉक्टर्स हैं गर्ल्स, वो सर्जरी लेने से पहले कॉल करती हैं, बॉस लूँ ना लूँ, मम्मा पापा मना कर रहे हैं या घर वाले मना कर रहे हैं, क्या होगा, शादी नहीं होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड ये सब वैलिड रीजंस है हमारी सोसाइटी में। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तुम्हें जो मन है तुम वो करो, तुम वो सब्जेक्ट लो जिसको तुम्हें मन करे रोज हॉस्पिटल जाने का, जिसको तुम्हें मन करे कि हाँ आज मुझे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम वो सोचो, किसी और के लिए मत करो। सेकेंडली चैलेंजेस थे बीइंग अ फीमेल सर्जन, बीइंग इन अ बैच ऑफ 22 जिसमें सिर्फ हम 2 लड़कियां थी। बहुत मुश्किल था उस टाइम, बट अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर गर्ल्स एक दूसरे को सपोर्ट करें ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। कि वी शुड, द गर्ल्स शुड एज विमेन वी शुड सपोर्ट ईच अदर, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ मैंने लाइफ में रियलाइज़ किया एंड मैं हर जो यंग बच्चा मुझे कॉल करता है लड़की, मैं उसको ही ज़रूर बोलती हूँ एज अ सीनियर एज अ जूनियर। आज भी जब मेरे जूनियर्स मुझे कॉल करते हैं कि बॉस आपने ये 6 साल पहले सिखाया था और मुझे अब याद है आज, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि आई वॉज देयर फॉर माई जूनियर। एक बताता है कि हाँ लाइफ में कुछ तो सही किया होगा जो हाँ आगे चल रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और धीरे धीरे आप नॉलेज पे कंसंट्रेट करो। आपका इट इज़ ऑलवेज बिटवीन यू एंड द पेशेंट। जब पेशेंट मेरी आंखों में देख के पूछ रहा होता है कि डॉक्टर साहब ये कैंसर कौन से स्टेज पे, मैंने बोलूँगी अरे बेटा रुक जाओ एक बार, भैया रुक जाओ, मैं एक बार किताब खोल के देखती हूँ कि इसका आगे का ट्रीटमेंट क्या है। आपका पढ़ाई ही, आपकी नॉलेज ही आपकी स्ट्रेंथ है। आप जो पढ़ो शिद्दत से पढ़ो, दिल से पढ़ो, ज़बरदस्ती कभी मत पढ़ो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं इफ़ आई वांट टू टेल द रेजिडेंट्स, जो सर्जरी के रेजिडेंट्स है, बहुत मुझे कॉल करते हैं कि बॉस कैंसर सर्जरी ले नहीं लें, ये सब्जेक्ट ले ना लें, कि इट इज़ वेरी टफ बीइंग अ कैंसर डॉक्टर, बीइंग अ कैंसर स्पेशलिस्ट। कि बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी होते हैं जब हम नहीं कर पाते कुछ। अच्छी बातें हमने बहुत करी, बहुत मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हमें पेशेंट को कहना पड़ता है कि इट इज़ आउट ऑफ आवर हैंड्स। तो मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेंटली यू हैव टू रिटेन द स्ट्रेंथ कि आप दूसरे को, जब आप खुद आप वो हो स्ट्रांग, तब आप दूसरे को स्ट्रेंथ दे सकते हो। तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड चाहे आप गर्ल हो या बॉय हो, मैं गर्ल्स को हमेशा कहती हूँ आप सर्जरी तब लो व्हेन यू आर रेडी टू डू ऑल द स्टफ। आप किसी में भी ई आ ऊ नहीं करोगे कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं है तो मत करो, ये बात नहीं है। सर्जन इज सर्जन। पहले मुझे बहुत लोग कहते हैं हाँ एग्जैक्टली, यू आर अ सर्जन, दैट्स ऑल, दैट्स एंड ऑफ सेंटेंस। मुझसे कभी किसी मेल पेशेंट ने नहीं बोला कि मैम मैं आपसे एग्जामिन नहीं कराऊंगा कि आप लड़की, क्योंकि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सर्जन। मैं कोई लड़की या लड़का नहीं हूँ उस समय। आपकी कैपेबिलिटी कि अपने पेशेंट को कितना कंफर्टेबल कराते हो, क्योंकि वो आपका पेशेंट है बस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सारे सर्जन्स के लिए कि आप रिमेन ट्रू टू योर सब्जेक्ट, वर्क हार्ड, देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर आपको टॉप पे जाना है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फैमिली सपोर्ट। हमने अपने बात की, मैंने अपने पेरेंट्स की, उतने ही सपोर्टिव मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली हैं, इन लॉज हैं। कि सब, अगर गर्ल्स को, अगर इफ़ दे ऑल दे वांट इज़ अ, जब आप घर जाके बताएं कि हाँ मैंने आज किया, तो आपके लिए उतना ही खुश हो जितने वो आपके हस्बैंड के लिए होते हैं। इससे ज़्यादा हमें लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। एंड आई एम लकी टू हैव दैट। एंड टुडे आई एम सीइंग ऑल माई फ्रेंड्स जो इतना बताते हैं कि वो भी इतने, आजकल हस्बैंड्स आर वेरी इक्वली सपोर्टिव, कि जितना इंपॉर्टेंट हस्बैंड का करियर है उतना ही इंपॉर्टेंट वाइफ का करियर है। एंड इन लॉज के लिए भी आजकल जितने भी हम देख रहे हैं कि वो इक्वल है दोनों, कि अगर मेरा बेटा ये करके आ रही है तो मेरी बहू भी यही करके आ रही है, तो वो उतना ही प्यार दोनों को देखते हैं। एंड तभी देयर इज ऑलवेज, एक साथ ही होती है ग्रोथ। कभी ऐसा नहीं होता कि ग्रोथ अकेले हो जाए, इट इज ऑलवेज टुगेदर। आज का एपिसोड करके पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जितने भी एसएमएस के एमबीबीएस और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, यदि आपको मैम से सर्जरी के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैम से और सवाल पूछें, आपके क्वेश्चंस लें, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दिस इज one of the coolest podcast of Unzipping DNA with Day. I am your host Dr. Arun Yogi and we are signing off. Thank you.